चलो हम लोग अब कौटिल्य सर की अल्टरनेटर की थ्योरी की क्लास पढ़ लेते हैं। देखो, अल्टरनेटर होता क्या है? अल्टरनेटर का मतलब होता है एसी जनरेटर। क्या मतलब होता है? एसी जनरेटर। इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर और हिंदी में क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। तो अल्टरनेटर का नाम क्या होता है? अल्टरनेटर को किस नाम से जाना जाता है? अल्टरनेटर को एसी जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। काम क्या होता है इसका? यार जनरेटर है तो उसका मतलब क्या होगा? जो डीसी जनरेटर का काम होता था, ठीक है, जो हमारा डीसी जनरेटर का काम होता था, सेम यही काम होगा। ठीक है, डीसी जनरेटर का काम क्या होता था? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता था? विद्युत ऊर्जा में वो बदलता था। तो यहाँ पे भी वही मतलब है। तो अल्टरनेटर भी एक तरह से क्या है? एसी जनरेटर है। अल्टरनेटर भी एक तरह से क्या है? तुम्हारा एसी जनरेटर है। तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? यांत्रिक ऊर्जा को ये बदल देगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। कौन सी विद्युत ऊर्जा? एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा। डीसी जनरेटर था तो वो डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा को बदलता था। ये एसी जनरेटर है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। किस रूप में? एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलेगा। किस प्रकार की? एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलेगा। सिद्धांत देख लेते हैं, क्या है सिद्धांत। तो ये जो अल्टरनेटर होता है ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे काम करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर हमारा किस पे काम करता है? अल्टरनेटर जो है हमारा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। क्या मतलब होता है इसका? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या था? ये सब चीज़ तो मैं तुमको पहले बता चुका हूँ, पहले पढ़ भी चुका हूँ। वही चीज़ डिफिनेशन हल्की से लिखी हुई है यहाँ पे। यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उस चालक में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यही हमारा कौन सा नियम होता है? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का नियम होता है कि यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उस चालक में क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं। ये अल्टरनेटर के लिए कौन कौन सी चीज़ हमें आवश्यकता होती है? तो सबसे पहला चीज़ हमारा चुंबकीय क्षेत्र। क्या इंपॉर्टेंट होता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किस में होता है? स्टेटर में होता है। जैसा कि डीसी मशीन में पढ़ा था हमने कि चुंबकीय क्षेत्र किस में होता है? स्टेटर में होता है। इसके बाद देखो हमारा रोटर होता है। रोटर होता है, स्लिप रिंग होती है, ब्रूस होता है और यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा तो देंगे हम लोग क्योंकि अल्टरनेटर ही काम क्या करता है? ये अल्टरनेटर ही यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद देखो वही चीज़ है कि यॉक और बॉडी का काम क्या होता है। ठीक है, यॉक और बॉडी का काम क्या होता है? तो क्या करता है कि यह मशीन को बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? बॉडी या यॉक जो होता है, बॉडी या फिर बोल लो उसको यॉक। तो ये क्या करता है कि यह मशीन को बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? यह मशीन को बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र को क्या प्रदान करता है? पथ यानी कि रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, तो बॉडी या यॉक क्या होता है कि यह मशीन को बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, तथा चुंबकीय क्षेत्र को क्या प्रदान करता है? पथ यानी कि रास्ता प्रदान करता है। तथा चुंबकीय क्षेत्र को पथ यानी कि रास्ता प्रदान करता है। अब देखो हम बात करते हैं स्टेटर की। स्टेटर क्या होता है? तो स्टेटर क्या होता है कि ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को वार्निश करके बनाया जाता है। ठीक है, स्टेटर को कैसे बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को वार्निश करके बनाया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ खुले छिद्र रखे जाते हैं ताकि ऊष्मा क्या है? आसानी से बाहर जा सके। मतलब स्टेटर एक तरह से क्या है? मशीन का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसी को मतलब स्टेटर ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? यहाँ पे छेद कर दिया जाता है। मान लो बॉडी में कहीं छेद किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉडी में जो छेद किए जाते हैं तो वो किस में होता है? स्टेटर में। ठीक है,
तो हमने बोला था कि स्टेटर जो होता है एक तरह से बॉडी ही होती है, ठीक है। तो स्टेटर क्या हो गया, मतलब ये पहली बात तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को वार्निश करके बनाया जाता है। और क्या होता है, इसकी बॉडी में क्या होता है कि छेद कर दिए जाते हैं। छेद क्यों किए जाते हैं, ताकि जो मशीन के अंदर हमारी ऊष्मा उत्पन्न हुई है, हीट जो उत्पन्न हुई है, मशीन गर्म हो जाती है, तो उसके लिए क्या है कि छेद होंगे तो बाहर से हवा जाएगी और अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर आएगी, मतलब बाहर की ठंडी हवा अंदर जाएगी और अंदर की जो ऊष्मा है गर्म वो कहाँ आएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, छिद्र बनाते हैं। तो स्टेटर क्या होता है कि इसमें स्टेटर हमारा किसका बना होता है, स्टेटर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को वार्निश करके बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें दोनों तरफ खुले छिद्र रखे जाते हैं ताकि ऊष्मा जो है आसानी से हमारी क्या हो सके, बाहर जा सके। अब देखो स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है उसको कौन सी है वाइंडिंग बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। वाइंडिंग हमारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। जो वाइंडिंग होती है हमारी कितने प्रकार की होती है, वाइंडिंग हमारी होती है दो प्रकार की, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग, ठीक है। एक होती है हमारी लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है हमारी वेव वाइंडिंग, ठीक है। तो वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, वाइंडिंग हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है हमारी वेव वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे इसी वाइंडिंग से थ्री फेज सप्लाई प्राप्त की जाती है, ठीक है। हम लोग क्या दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दी। यांत्रिक ऊर्जा जब हमने दी तो अंदर जो मशीन थी अल्टरनेटर, उसके अंदर क्या बन गई, एसी बन गई, एसी विद्युत बन गई। तो एसी विद्युत से अब एसी विद्युत को लेने के लिए हम लोग तार निकालेंगे। तो वही कह रहा है आर्मेचर, यानी इसके अंदर आर्मेचर होगा। तो आर्मेचर के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे लैप वाइंडिंग या फिर वेव वाइंडिंग के माध्यम से हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ बता रहा है वो कि आर्मेचर के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे इसी वाइंडिंग का मतलब लैप वाइंडिंग या फिर वेव वाइंडिंग से थ्री फेज सप्लाई प्राप्त की जाती है, ठीक है। थ्री फेज सप्लाई प्राप्त की जाती है। अब देखो वाइंडिंग के बारे में तुमको हमने बताया था कि कितने प्रकार की होती है। देखो एक खुली होती है मतलब ओपन, एक सेमी क्लोज्ड होती है यानी अर्धबंद होती है, और एक होती है बंद वाइंडिंग पूरी क्लोज होती है। तो ये सब के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। कुछ खास नहीं है, वही फिगर वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो खुला, ठीक है, उसी प्रकार का है पीछे जैसे इसके बारे में बताया था हमने, ठीक है। अब देखो रोटर की बात करते हैं। रोटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो रोटर जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। रोटर कितने प्रकार के होते हैं हमारे, रोटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सैलिएंट पोल रोटर, कौन सा होता है, सैलिएंट पोल रोटर। और दूसरा कौन सा होता है हमारा, सिलेंड्रिकल पोल रोटर, ठीक है। एक होता है सैलिएंट पोल रोटर, ठीक है, और दूसरा होता है, तो पहला होता है हमारा सैलिएंट पोल रोटर और दूसरा कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर। हमने तुमको बताया था, याद रखना, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, ये बेलनाकार हो गया, और सेलिएंट मतलब इस तरह से मान लो हो गया, सेलिएंट ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से पीछे हल्का सा ऐसे होता है छोटा सा, ठीक है। तो सेलिएंट में अच्छी लंबाई क्या होती है, कम होती है, इसमें अच्छी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब मान लो यही फिगर है, अगर इसी को लंबा घसीटे तो मतलब इसका व्यास कम हो जाएगा, तो वही बेलनाकार है। तो इसका व्यास क्या होता है, कम होता है, देखो कम होता है व्यास। और इसका व्यास क्या है, इसका व्यास क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से तुमको याद रखना है, ठीक है। सैलिएंट पोल को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सममुचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममुचन, ठीक है। उसमें देखो हमने शायद नाम गलत बता दिया है किस वाली में, जो अपनी कॉपी वाली थ्योरी जो है ना, जो तुमको सबसे पहली वीडियो मिली है, जो मेरी वाली कॉपी की थ्योरी थी, उसमें इसका नाम शायद सममुचन हमने नहीं लिखा, कुछ और लिखा है, उसको सही कर लेना, सममुचन ही लिख लेना, ठीक है। तो सैलिएंट पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, सममुचन पोल रोटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग पहले सैलिएंट पोल के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसकी अच्छी लंबाई क्या होती है, कम होती है, व्यास क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है।
व्यास क्या होता है अधिक। अब मान लो व्यास इतना बड़ा है तो उसके अंदर पोल भी ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो पोल भी ज़्यादा लग जाएंगे। तो इसमें पोल कितने होते हैं, 6 से 40 पोल होते हैं, यानी कि इस पर पोल अधिक स्थापित होते हैं। कितने होते हैं, 6 से 40। अब देखो पोल ज़्यादा हो गए तो मशीन कैसी हो जाएगी, भारी। जब मशीन भारी हो जाएगी तो इसकी स्पीड भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसकी स्पीड कितनी होती है, 375 से 1000 RPM होती है, ठीक है। तो सैलिएंट पोल रोटर की जो स्पीड होती है वो 375 से 1000 RPM तक होती है, ठीक है। सैलिएंट पोल रोटर का यूज कहाँ करते हैं, इसका जो उपयोग है वो हम लोग करते हैं हाइड्रो टरबाइन में करते हैं, ठीक है। सैलिएंट पोल रोटर का यूज कहाँ करते हैं, हाइड्रो टरबाइन में किया जाता है, ठीक है। तो सैलिएंट पोल रोटर का यूज कहाँ करते हैं, हाइड्रो टरबाइन में करते हैं, ठीक। ये स्टील स्टैंपिंग का बना होता है, ठीक है। ये बना किसका होता है, स्टील स्टैंपिंग का बना होता है। ये हमारा बना होता है स्टील स्टैंपिंग का बना होता है। इसकी जो गति होती है, स्पीड कैसी होती है, इसकी गति जो होती है निम्न तथा मध्यम होती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है यानी कि जो गति होती है वो हमारी निम्न तथा कैसी होती है, मध्यम होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सैलिएंट पोल रोटर की, ठीक है। ये सारी बातें हम पहले भी बता चुके हैं और यहाँ पे भी बता रहे हैं, वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जो सैलिएंट पोल रोटर है ये क्या है, स्टील स्टैंपिंग का बना होता है। ये नया पॉइंट मिला है इसमें, ठीक है, बाकी सारे पुराने ही पॉइंट है। अब देखो सिलेंड्रिकल पोल रोटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर की। अब सिलेंड्रिकल पोल रोटर की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसकी अच्छी लंबाई क्या होगी, अधिक होती है, तो व्यास क्या हो जाएगा, कम होता है, ठीक है। इसकी अच्छी लंबाई जो होती है वो हमारी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसकी अच्छी लंबाई जो होती है, ठीक है, इसकी अच्छी लंबाई जो होती है हमारी अधिक होती है, और जो व्यास होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब देखो, अब इस तरह से फिगर होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल है कम, क्षेत्रफल हमारा कम है तो पोल भी क्या होंगे, कम होंगे। जो पोलों की संख्या है वो भी क्या होगी, हमारी कम होगी, तो पोल भी क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो अच्छी लंबाई अधिक होती है और व्यास कम होता है, और इसमें पोल भी क्या होते हैं, इसमें हमारे पोल भी हमारे कम होते हैं। कितने पोल होते हैं, इसमें पोलों की संख्या 2 से 4 होती है, ठीक है। पोलों की संख्या कितनी होती है, इसमें पोलों की संख्या जो है वो 2 से 4 होती है। स्पीड कितनी होती है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर की स्पीड कितनी होती है, जिसकी जो स्पीड होती है वो 1500 से 3000 RPM होती है। स्पीड कितनी होती है, 1500 से 3000 RPM होती है इसकी स्पीड, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो टर्बो अल्टरनेटर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल पोल रोटर का यूज कहाँ किया जाता है, टर्बो अल्टरनेटर में इसका यूज किया जाता है, या फिर स्टीम टरबाइन में यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हैं हाइड्रो टरबाइन में, यानी कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जो पानी से चलता है, ठीक है। स्टीम टरबाइन मतलब जो ऊष्मा से चलता है, यानी कि भाप से जो चले। टर्बो का मतलब होता है पंख लगे होते हैं, ठीक है। टर्बो मतलब एक पंखुड़ी टाइप की लगी होती है, वो होता है टर्बो, ठीक है। तो उसका उपयोग टर्बो अल्टरनेटर और स्टीम टरबाइन में करते हैं। मतलब पंखुड़ी टाइप की लगी होती है, इस पर पानी गिराओगे, मतलब एक दो पंखुड़ी नहीं, बहुत सारी पंखुड़ियाँ लगी थी, जब पानी गिराओगे तो ये पंखुड़ियाँ अपने मन से रोटेट करने लगती हैं। जब अपने मन से रोटेट करने लगेंगे तो यानी अल्टरनेटर की सॉफ्ट को घुमाने लगेंगे। जब सॉफ्ट को घुमाने लगेंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं रोटर क्या करने लगेगा, काटने लगेगा, जिससे विद्युत वाहक बल हमारा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो उसका उपयोग टर्बो अल्टरनेटर और स्टीम टरबाइन में करते हैं, ठीक है। अब देखो यार, पोल हमारे क्या है, पोल हमारे हैं कम। इसमें इसमें जो पोल होते हैं सिलेंड्रिकल पोल में, पोल हमारे कम होते हैं, जिसके कारण इसकी स्पीड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी जो क्षमता है वो कितनी होती है, इसकी जो क्षमता होती है वो 50,000 KVA से लेकर 2 लाख KVA तक बनाए जाते हैं, ठीक है। कितने की रेंज में बनाए जाते हैं, 50,000 KVA से लेकर के 2 लाख KVA तक की पावर के बनाए जाते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर। इसके बाद देखो
ये ठोस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है ये जो है हमारा वो ठोस स्टील का बना होता है। इसकी जो गति है वो कैसी होती है हमारी, उच्च होती है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो हमारी कैसी होती है, उच्च होती है, यानी कि हाई होती है। ठीक है, इसकी जो गति है वो कैसी होती है हमारी, उच्च होती है। और ये किसका बना होता है, ये ठोस स्टील का बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक्साइटर की। किसकी बात करते हैं हम लोग, एक्साइटर की बात करते हैं। तो देखो एक्साइटर क्या होता है। एक्साइटर का मतलब होता है उत्तेजित करने वाला। बकायदा तुमको डेफिनेशन में निकल दिया था, बताया था एक्साइटर क्या होता है। यानी कि हम लोग इसमें डीसी का यूज करेंगे। जहाँ भी एक्साइटर आ जाए तो याद रखना कि डीसी की जब बात होगी ज़रूर। ठीक है, तो एक्साइटर जहाँ भी आईटीआई में एक्साइटर वर्ड कहीं भी लिखा आ जाए तो उसका मतलब यही होता है कि डीसी से मतलब है, यानी कि दिष्ट धारा से मतलब है। ठीक है, ठीक है, तो एक्साइटर मतलब कि उत्तेजक। एक्साइटर का मतलब क्या होता है, उत्तेजक होता है। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा अल्टरनेटर के रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। ठीक है, तो किसको सप्लाई प्रदान की जाती है, अल्टरनेटर के रोटर को हम लोग डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। ठीक है, यह शंट तथा कंपाउंड जनरेटर होता है। ये जो जो डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसके अल्टरनेटर के रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये शंट तथा कंपाउंड जनरेटर होता है। ये कौन सा होता है, या तो शंट जनरेटर होगा या फिर हमारा कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, जो कहाँ होता है, सॉफ्ट के ऊपर स्थापित होता है। जो कि कहाँ होता है, सॉफ्ट के ऊपर स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके द्वारा हम लोग कितनी डीसी विद्युत प्राप्त कर सकते हैं, कितने वोल्टेज की डीसी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके द्वारा जो है हम लोग 250 या फिर 220 वोल्ट की डीसी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा 250 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट की डीसी प्रदान की जा सकती है। ठीक, इसके बाद देखो हम बात करते हैं अल्टरनेटर के वर्गीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अल्टरनेटर के वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटर मतलब कितने प्रकार का होता है, कितने भागों में बांटा गया, उसके आधार पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा प्राइम मूवर के आधार पर। सबसे पहला कौन सा आता है, प्राइम मूवर के आधार पे। दूसरा आता है हमारा घूर्णन गति के आधार पे। तीसरा आता है फेजों की संख्या के आधार पर, यानी फेज के आधार पे। चौथा आता है पोल के आधार पर। किसके आधार पर, पोल के आधार पर। और पांचवा आता है हमारा उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। किसके आधार पर, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। तो पहला वाला जो है प्राइम मूवर के आधार पर, इसके बारे में मैंने तुमको बताया था। जैसे वाष्प टरबाइन हो गया, ठीक है, स्टीम टरबाइन हो गया, हाइड्रो अल्टरनेटर हो गया, ये हमारे प्राइम मूवर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब ये हमें घुमाना होता है कुल मिला के। जैसे मान लो वाटर टरबाइन है और वाटर का फोर्स एकदम से पंखुड़ियों पर डालोगे, पंख घूमने लगते हैं। वैसे स्टीम टरबाइन है। ठीक है, भाप को अगर पंखुड़ियों से लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा पंखुड़ियाँ घूमने लगती हैं, जिससे कि अल्टरनेटर हमारा घूमने लगता है और विद्युत वाल्व उत्पन्न हो जाता है। तो देखो पहला पॉइंट है प्राइम मूवर के आधार पर, तो वही तीन चीज़ें होती हैं। तो वाष्प टरबाइन ये सब इससे उत्पन्न की जाती है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जनरेशन का चैप्टर है। ठीक है, उस चैप्टर में हम लोग इसके आधार पे पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो कुछ पूछा जाता नहीं वैसे, इससे उससे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तुम कर भी लोगे। ठीक है, कुछ खास नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है घूर्णन गति के आधार पे। किसके आधार पे, घूर्णन गति के आधार पे और फेज की संख्या के आधार पे। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, अब देखो पोल के आधार पर, तो पोल के आधार पे हमको पता ही है। ठीक है, पोल के आधार पे पढ़ ही चुके हम लोग। ठीक है, अभी पढ़े ऊपर सिलेंड्रिकल पोल और सैलिएंट पोल, तो पोल के आधार पे पढ़ ही चुके हैं। उत्तेजना प्रणाली के आधार पे भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है घूर्णन के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। किसके आधार पर, घूर्णन के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। देखो घूर्णन के आधार पर अल्टरनेटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि घूमने के आधार पर। ठीक है, तो घूर्णन गति के आधार पर अल्टरनेटर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है हमारा।
पहला होता है रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पर, दूसरा क्या होता है फील्ड घूर्णन गति के आधार पर मान लो, ठीक है। रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पे, कौन सा, रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पे, मतलब क्या हुआ कि इसमें रोटेटिंग करेगा, रोटेटिंग कौन करेगा, कौन, आर्मेचर, ठीक है। जिसके साथ लिखा है रोटेटिंग तो वही हमारा रोटेट करेगा, रोटेटिंग करेगा कौन, आर्मेचर करेगा, रोटेटिंग कौन करेगा, आर्मेचर करेगा। तो फील्ड हमारा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, जो हमारा फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा स्थिर रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा है फील्ड घूर्णन गति के कारण, मतलब कि इसमें रोटेटिंग क्या करेगा, इसमें क्या रोटेट करेगा, इसमें हमारा रोटेट करेगा फील्ड, क्या रोटेट करेगा, फील्ड रोटेट करेगा, ठीक है। और स्थिर क्या रहेगा, फील्ड हमारा रोटेट करेगा, ठीक है। और स्थिर क्या रहेगा, आर्मेचर, स्थिर रहेगा हमारा आर्मेचर जो है हमारा वो स्थिर रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ पढ़ते हैं ज़रा, पहले हम लोग पढ़ते हैं रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पे, मतलब घूर्णन क्या करेगा, आर्मेचर, और स्थिर क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र। एक चीज़ और याद रखना, ठीक है। जैसे कि मान लो दो मशीनें हैं, ठीक है, दो मशीनें, एक मशीन में, ठीक है, हमारा रोटेट कर रहा है कौन, यानी घूर्णन कर रहा है कौन, आर्मेचर, ठीक है। और दूसरी एक मशीन है, ये पहली वाली मशीन है, और एक दूसरी मशीन है तुम्हारी, एक तुम्हारी दूसरी मशीन है, ठीक है। उसमें रोटेट कर रहा है कौन, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रोटेट कर रहा है। तुम ये बताओ अच्छा कि जो ईएमएफ है, ठीक है, विद्युत वाहक बल है, वो सबसे ज़्यादा किस मशीन में होगा, किस मशीन में विद्युत वाहक बल सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगा, पहली मशीन में होगा कि दूसरी मशीन में होगा, ठीक है। तो एक मशीन है, मतलब पहली मशीन में आर्मेचर रोटेट कर रहा है, दूसरी मशीन में चुंबकीय क्षेत्र। तो याद रखना, जिस मशीन में चुंबकीय क्षेत्र रोटेट करता है, जिस मशीन में चुंबकीय क्षेत्र हमारा रोटेट करता है, उस मशीन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। याद रखना, जब भी चुंबकीय क्षेत्र रोटेट करेगा, जब भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र रोटेट करेगा, तो उस मशीन से उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। तो इसमें क्या है कि रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पे, मतलब कि घूर्णन हमारा रोटेट आर्मेचर करेगा और स्थिर क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र। और फील्ड घूर्णन गति के आधार पर आर्मेचर हमारा स्थिर है और चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, गति करेगा। इसका मतलब कि हमारा जो फील्ड घूर्णन गति के आधार पे इसमें जो ईएमएफ का मान होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पे, ठीक है। तो देखते ज़रा क्या लिखा है, क्या अब कह रहा है रोटेटिंग आर्मेचर, मतलब आर्मेचर रोटेट कर रहा है, तो आर्मेचर घूर्णन गति करके स्थिर चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या स्थिर है, तो चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जिससे आर्मेचर में विद्युत वाहक बल हमारा उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसका आउटपुट में कैसे लेते हैं, स्लिप रिंग की सहायता से, ठीक है। ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, इसको यूज किसकी सहायता से करते हैं, स्लिप रिंग की सहायता से यूज करते हैं आउटपुट में लेने के लिए, ठीक है। तो स्लिप रिंग से हम लोग आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस विद्युत वाहक बल को स्लिप रिंग की सहायता से बाह्य परिपथ में प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, कम होता है। आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, हमारा कम होता है, ठीक है। अब जो स्लिप रिंग है इसकी संख्या कैसे मतलब कि निर्धारित की जाती है, ठीक है। जो स्लिप रिंग होती है उसकी संख्या हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं, कौन सी मोटर में कितने स्लिप रिंग लगेंगे, ये कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फेज की संख्या के आधार पे स्लिप रिंग का
स्लिप रिंग की संख्या का निर्धारण करते हैं। ठीक है, फेज की संख्या के आधार पर, फेज की संख्या के आधार पे हम लोग स्लिप रिंग की संख्या का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अगर हमारी थ्री फेज मोटर है, अगर हमारी थ्री फेज मोटर है तो उसमें स्लिप रिंग की संख्या कितनी रखेंगे? 6 रखेंगे। ठीक है, अगर हमारी थ्री फेज मोटर है तो उसमें स्लिप रिंग की संख्या कितनी रखेंगे? 6 रखेंगे। अगर हमारी सिंगल फेज मोटर है, कौन सी मोटर है? सिंगल फेज मोटर। अगर हमारी सिंगल फेज मोटर है तो उसमें स्लिप रिंग की संख्या कितनी रखेंगे हम लोग? 2 रखेंगे। ठीक है, अगर सिंगल फेज मोटर है तो उसमें हम लोग स्लिप रिंग की संख्या रखेंगे 2। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रोटेटिंग आर्मेचर के आधार पे। अब हम बात कर लेते हैं फील्ड घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? फील्ड घूर्णन गति के कारण। तो इसमें आर्मेचर स्थिर रहेगा और गति कौन करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। गति कौन करेगा? चुंबकीय क्षेत्र करेगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ होता है? पोलों पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र, जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र रोटेट करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किससे होता है? पोल, यानी कि ध्रुव। पोल को क्या कहते हैं? ध्रुव। जो चुंबक का ध्रुव होता है, और ये चुंबक का ध्रुव लगा कहाँ होता है? रोटर के ऊपर लगा होता है। किसके ऊपर लगा होता है? रोटर के ऊपर लगा होता है, क्योंकि रोटर क्या होता है? हल्का। ठीक है, तो रोटर हल्का होने के कारण, ठीक है, रोटर जो है हल्का होने के कारण आसानी से गति करता है। रोटर हल्का होने के कारण आसानी से गति करता है, जिससे अधिक विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। जिससे क्या होता है कि अधिक विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। इसमें आर्मेचर क्या रहता है? स्थिर रहता है, जिसके कारण हमें अधिक दक्षता प्राप्त होती है, क्योंकि रोटेट क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं घूमेंगी। तो आर्मेचर क्या रहता है? स्थिर रहता है, जिसके कारण हमें अधिक दक्षता प्राप्त होती है। दक्षता का मतलब कि आउटपुट भी हमको क्या मिलता है? अच्छा मिलता है। अगर हमने 100 इनपुट दिया है तो आउटपुट में हमको मान लो मिल गया 85%। ठीक है, यानी कि दक्षता मतलब कि जो जितना ज़्यादा पावर देती है उसकी दक्षता उतनी ज़्यादा होती है। मतलब कि इनपुट जितना दिया और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमको मिला तो उस मशीन की दक्षता उतनी ज़्यादा। जैसे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी अच्छी होती है? 98% तक की आउटपुट देता है, तो उसकी दक्षता अच्छी होती है, अधिक होती है। इसी प्रकार से इस मशीन में भी कि इसमें आर्मेचर क्या रहता है? स्थिर रहता है, जिसके कारण हमें क्या होता है कि अधिक दक्षता प्राप्त होती है। जिसके कारण हमें अधिक दक्षता प्राप्त होती है, क्योंकि मशीन में कोई भी भाग ढीला नहीं होता है। क्योंकि मशीन में कोई भी भाग ढीला नहीं होता है और स्पार्किंग भी कम होती है। और स्पार्किंग भी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि मशीन में कोई भी भाग ढीला नहीं होता है और स्पार्किंग भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसमें फेज की संख्या चाहे जितनी भी हो, इसमें फेज की संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन जो स्लिप रिंग की संख्या है वो 2 ही होती है। ठीक है, इसमें फेज की संख्या चाहे जितनी हो लेकिन स्लिप रिंग की संख्या हमेशा 2 होती है। ठीक है, यानी कि रोटेटिंग फील्ड में क्या होता है? रोटेटिंग फील्ड में हमें स्लिप रिंग की संख्या हमेशा कितनी रखी है? 2 ही रखनी है, चाहे थ्री फेज मोटर हो चाहे सिंगल फेज मोटर हो। चाहे हमारी थ्री फेज मोटर हो चाहे सिंगल फेज मोटर हो, उसमें हमको स्लिप रिंग की संख्या 2 ही रखनी है। स्लिप रिंग की संख्या कितनी रखनी है? 2 ही रखनी है। ठीक है, और ये स्लिप रिंग जो है, और यह स्लिप रिंग उत्तेजना प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। और जो स्लिप रिंग है वो क्या है? उत्तेजना प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। यानी स्लिप रिंग का काम क्या है? एक्साइटर के रूप में स्लिप रिंग का यूज होता है। ठीक है, यानी कि स्लिप रिंग जो है उत्तेजना प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। अब देखो, अब हमने बाह्य परिपथ में प्रदान की जाने वाली सप्लाई सीधे ही दी जाती है, उसमें स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आउटपुट लेने के लिए बोल रहा ना, बाह्य परिपथ में प्रदान की जाने वाली सप्लाई सीधे दी जाती है, स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, आउटपुट की बात नहीं, यानी इनपुट की बात कर रहा है वो। यानी इनपुट जैसे जब दोगे ना, मशीन को जब इनपुट देते हैं तो हमें वहाँ पे स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम तार के माध्यम से क्या कर देते हैं? मशीन जोड़ देते हैं। ठीक है,
लेकिन जब आउटपुट लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग लगाते हैं। आउटपुट में क्या लगाते हैं? स्लिप रिंग लगाते हैं। जिस हिसाब से इसमें आउटपुट लेने के लिए स्लिप रिंग लगाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी आउटपुट के लिए स्लिप रिंग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि 2 ही स्लिप रिंग लगेंगी। लेकिन जो रोटेटिंग आर्मेचर वाली जो मोटर थी उसमें स्लिप रिंग की संख्या फेजों के आधार पे थी। 3 फेज अगर है तो 6 स्लिप रिंग होगी, सिंगल फेज है तो 2 स्लिप रिंग हमारी होंगी। ठीक है, तो इसमें फेज की संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन स्लिप रिंग की संख्या 2 ही होती है। और ये स्लिप रिंग उत्तेजना प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। बाई परिपथ में प्रदान की जाने वाली सप्लाई से, मैंने देखो लिखा है ना, बाह्य परिपथ में प्रदान की जाने वाली सप्लाई सीधे ही दी जाती है। ठीक है, उसमें स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं जो हमारा जो इसके पॉइंट है। ठीक है, फील्ड घूर्णन गति के कारण, तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो कि तुमको हम बता चुके हैं। ठीक है, देखो ज़रा एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि फील्ड घूर्णन गति के कारण, यानी कि जब फील्ड हमारा घूर्णन करता है तो उसके कारण कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या पॉइंट्स हैं? कि इसमें स्टेटर का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, स्टेटर मतलब एक तरह से बॉडी है, स्टेटर मतलब एक तरह से बॉडी होती है, और सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है मशीन में? बॉडी होती है उसकी। तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? उसका क्षेत्रफल भी हमारा क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसमें स्टेटर का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यह अधिक चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। ठीक है, क्षेत्रफल अधिक है तो ठीक है, स्टेटर का क्षेत्रफल अधिक है तो इसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ठीक है चुंबकीय क्षेत्र को भी काटेगा। अधिक चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा जिससे उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जितनी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा उतना ज़्यादा हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो 3 फेज में जो आउटपुट आता है, 3 फेज में जो आउटपुट आता है उसे आवश्यकता अनुसार स्टार या डेल्टा में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस कार्य के लिए स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वही चीज़ तो लिखी थी कि इसमें स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखी है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम लोग जो आउटपुट लेते हैं वो स्टार या डेल्टा के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग आउटपुट लेते हैं वो स्टार और डेल्टा के फॉर्म में लेते हैं, और स्टार और डेल्टा के बारे में तुमको जिक्र कर चुके हैं एसी थ्योरी में। ठीक है, तो 3 फेज में जो आउटपुट आता है, 3 फेज में जो आउटपुट आता है उसे आवश्यकता अनुसार स्टार या, ये और लिखा हुआ है। ठीक है, और का मतलब होता है या, तो इसे उसे आवश्यकता अनुसार स्टार या डेल्टा में प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य के लिए हमें स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब फेज के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण, किसके आधार पर? फेज के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। ठीक है, फेज की संख्या के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सिंगल फेज अल्टरनेटर। सबसे पहला कौन सा होता है? सिंगल फेज अल्टरनेटर। और दूसरा होता है हमारा 3 फेज अल्टरनेटर। ठीक है, तो पहला होता है हमारा सिंगल फेज अल्टरनेटर और दूसरा होता है हमारा 3 फेज अल्टरनेटर। सिंगल फेज अल्टरनेटर क्या होता है? तो सिंगल फेज अल्टरनेटर जो होता है वो आकार में क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। सिंगल फेज मोटर जो होते हैं, सिंगल फेज अल्टरनेटर जो होते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं। और इसका यूज क्या करते हैं? वैकल्पिक वैद्युतिक व्यवस्था के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वैकल्पिक का मतलब जैसे विकल्प है तुम्हारे पास, जैसे बोलते हैं ना विकल्प है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, दो ही ऑप्शन है ज़िंदगी में तुम्हारे। ठीक है, तो इसी प्रकार से कि जैसे कि विकल्प दे दिया तुमको कि ये तो CTI कर लो या फिर B.Ed कर लो। ठीक है, तो विकल्प मिला तुमको। ठीक है, तुम्हारा जो मन करेगा वो करोगे। तो यहाँ पे तो इसका भी सिंगल फेज मोटर का यूज क्या करते हैं? वैकल्पिक वैद्युतिक व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि और भी मशीनें लगी होती हैं। अब जैसे कि मान लो बड़ी वाली मशीन ख़राब हो गई तो हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे? सिंगल फेज अल्टरनेटर का भी सहारा ले सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि वैकल्पिक वैद्युतिक व्यवस्था के लिए, मतलब विद्युत की व्यवस्था के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो जैसे लाइट 24 घंटे आती है, 1 घंटा नहीं आती है,
1 घंटे के लिए किसका यूज कर लेंगे, सिंगल फेज अल्टरनेटर का यूज कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो लोड सह नहीं पाएगा क्योंकि छोटा होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो सह सकता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि वैकल्पिक वैद्युतिक व्यवस्था के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ सिंगल फेज है तो हमारा क्या होगा, कम विद्युत वाहक बल प्रदान करेगा। ये विद्युत वाहक बल क्या करेगा, कम प्रदान करेगा। ठीक है, और आकार में छोटा भी है, विद्युत वाहक बल कम दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी दक्षता क्या है, कम है। तो दक्षता भी अपेक्षाकृत क्या होती है, हमारी कम होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी सिंगल फेज अल्टरनेटर की बातें होगी। किसकी बातें होगी, सिंगल फेज अल्टरनेटर की ये बातें होगी हमारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी 3 फेज अल्टरनेटर की। तो देखो 3 फेज अल्टरनेटर है हमारा ये। 3 फेज अल्टरनेटर की बात करते हैं तो 3 फेज में 3 तारें होंगी हमारी। ठीक है, तो देखो ये पहली तार, ये दूसरी तार, ये तीसरी तार। ठीक है, इसी प्रकार से देखो हमने कॉइल बना ली कुल मिला के। यहाँ से देखो गई, एक ये तार गई, एक ये तार गई और एक ये तार गई। तो यही तार जो गई इधर हमने नाम लिखे है 1 2 3, इधर 4 5 6, मतलब इधर भी 3 तार है और इधर भी हमारी 3 तार है। ठीक है, तो देखो ये तार जो गई थी, यही वाली जो पहली वाली जो तार है, नंबर 1 वाली जो तार गई है, ये ऐसे करके गई है। तो नंबर 1 वाली जो तार है, यहाँ पर वही तार क्या है, 4 नंबर वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से जो नंबर 2 पे तार गई है, वो यहाँ पे कौन सी है, नंबर 5 है। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 3 वाली जो तार गई है रेड कलर से, जो यहाँ पे नंबर 3 वाली तार है, वो यहाँ पे कौन सी नंबर वाली तार है, 6 नंबर वाली तार है। तो इन तारों को हमने क्या बना लिया, इन तीनों तारों को हमने बना लिया न्यूट्रल। इन तीनों तारों को हमने क्या बना लिया, न्यूट्रल बना लिया। और इन तारों को हमने क्या बना लिया, फेज। इन तारों को हमने क्या बना लिया, फेज बना लिया। तो फेज यानी कि RYB। तो ये वाली जो तीनों तारें हैं ये किसका काम करती हैं, RYB का काम करेंगी। और ये जो तीनों फेज हैं, 3 तारें हैं, तो इनके बीच एंगल कितने का होगा, प्रत्येक तार के बीच 120 डिग्री का एंगल होता है। ये सब चीज़ तो तुमको इसी थ्योरी में भी पता है। ठीक है, अगर 2 फेज है तो कितने होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पे स्थापित होते हैं। ठीक है, तीनों फेज जो हैं वो एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर स्थापित होते हैं, 3 फेज में 120 डिग्री के कोण पर स्थापित होते हैं। अब देखो ये इसी के पॉइंट है, ये 3 फेज अल्टरनेटर के ही पॉइंट है ये वाले जो लिखे हुए हैं कि 3 फेज अल्टरनेटर में लोड परिवर्तन होने पर गति में हल्का सा परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो लोड, जैसे मान लो काफ़ी ज़्यादा दे रखा है तुमने लोड कम किया तो उसकी गति हल्की सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लो 3 फेज अल्टरनेटर है, अब उसमें क्या कर दिया हमने, लोड क्या है, ज़्यादा कर दिया। लोड क्या कर दिया, ज़्यादा डाल दिया। पहले जितनी मान लो जितनी तेज़ी से मोटर चल रही थी, अगर उस पर हम लोड ज़्यादा डाल देंगे तो उसका मतलब उस मोटर की स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हल्की स्पीड हो जाना, थोड़ी सी कम हो जाना, ये सब क्या कहलाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं, कौन सा दोष बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेज स्विंगिंग दोष या फिर हंटिंग दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज स्विंगिंग दोष बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, हंटिंग दोष बोला जाता है। ठीक है, तो 3 फेज अल्टरनेटर में लोड परिवर्तन होने पर गति में हल्का सा परिवर्तन होता है। 3 फेज अल्टरनेटर में लोड परिवर्तन होने पर गति में हल्का सा परिवर्तन होता है। इसे हम लोग हंटिंग दोष या फिर क्या, कौन सा दोष बोलते हैं, फेज स्विंगिंग दोष बोला जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हंटिंग दोष बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, फेज स्विंगिंग दोष बोलते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आएगा क्वेश्चन कि ये बताओ अल्टरनेटर में हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग दोष को कम करने के लिए क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ये जो डैम्पर वाइंडिंग है, ठीक है, इसको हम लोग सैलिएंट पोल पर आसानी से स्थापित
कर सकते हैं। ठीक है, तो डैम्पर वाइंडिंग जो है कहाँ स्थापित कर सकते हैं? ये डैम्पर वाइंडिंग सैलिएंट पोल पर आसानी से स्थापित होती है। ये डैम्पर वाइंडिंग जो है सैलिएंट पोल पर आसानी से स्थापित होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तेजना के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। किसके आधार पर? उत्तेजना के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण। उत्तेजना मतलब एक्साइटेशन। एक्साइटेशन की जब भी बात होगी तो इसका मतलब किसकी, कौन सी विद्युत की बात होगी? डीसी विद्युत की बात जरूर होगी। जब भी एक्साइटेशन की बात होगी तो वहाँ पर डीसी विद्युत की बात जरूर होगी। ठीक है, तो उत्तेजना प्रणाली के आधार पर अल्टरनेटर का वर्गीकरण की बात करते हैं। उत्तेजना के आधार पर अल्टरनेटर के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो उत्तेजना के आधार पर हमारा अल्टरनेटर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्व उत्तेजना और एक होता है पृथक उत्तेजना। पहला होता है हमारा स्व उत्तेजना और दूसरा हमारा कौन सा होता है? पृथक उत्तेजना। पहला होता है स्व उत्तेजना और दूसरा कौन सा होता है हमारा? पृथक उत्तेजना होता है। स्व उत्तेजना मतलब कि सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है। पृथक उत्तेजना यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, तो उत्तेजना के आधार पर अल्टरनेटर 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्व उत्तेजना और एक होता है पृथक उत्तेजना। अब देखो स्व उत्तेजना क्या होता है? स्व उत्तेजना जिस मोटर में मैग्नेटो या स्थायी चुंबक लगा होता है वह हमारा स्व उत्तेजना मोटर होती है। ठीक है, जिस मोटर में मैग्नेटो या स्थायी चुंबक लगा होता है तो वह कौन सी मोटर होती है? वह कौन सा अल्टरनेटर होता है? स्व उत्तेजना होता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटो यानी कि मैग्नेट लगा हुआ है या फिर स्थायी चुंबक लगा हुआ है तो इसमें क्या होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। कौन सा चुंबकत्व होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व, यानी कि जो चुंबक का थोड़ा सा गुण रह जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, तो स्व उत्तेजना मतलब जिस मोटर में मैग्नेटो या स्थायी चुंबक लगा होता है उसे स्व उत्तेजना मोटर कहते हैं। ठीक है, मतलब ये मोटर जो होती है अपने मन से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये मोटर जो होती है अपने मन से स्टार्ट हो जाती है। शंट या कंपाउंड जनरेटर को शाफ्ट के ऊपर स्थापित किया जाए तो ऐसी मोटर हमारी स्व उत्तेजना मोटर कहलाती है। यानी कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, यानी कि स्व उत्तेजना मतलब सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर, सॉरी जनरेटर अगर बोलते हैं तो सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर कैसे बनाएंगे? तो डीसी शंट या डीसी कंपाउंड जनरेटर को अगर हम सॉफ्ट के ऊपर स्थापित कर दें, डीसी शंट या डीसी कंपाउंड जनरेटर को हम लोग सॉफ्ट के ऊपर अगर स्थापित कर दें तो ऐसी मोटरें हमारी कौन सी मोटरें हो जाती हैं? सेल्फ एक्साइटेड यानी कि स्व उत्तेजना मोटरें हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि हमको इसमें डीसी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डीसी सप्लाई बना लेती है अंदर ही अंदर, यानी कि बाह्य स्रोत में डीसी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पृथक उत्तेजना मोटर है, जो हमारी पृथक उत्तेजना मोटर है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमको बाह्य स्रोत से डीसी सप्लाई देना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि बाह्य स्रोत से डीसी सप्लाई देना हमारा आवश्यक है। ठीक है, तो पृथक उत्तेजना मोटर क्या होती है? जिस मोटर में बाह्य स्रोत के द्वारा डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं, जिस मोटर में बाह्य स्रोत के द्वारा डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं या फिर बाह्य स्रोत में बैटरी जोड़ देते हैं या फिर बाह्य स्रोत में बैटरी जोड़ देते हैं तो ऐसी मोटरें हमारी कौन सी होती है? पृथक उत्तेजना मोटरें कहलाती हैं। तो ऐसी मोटरें हमारी कौन सी मोटरें कहलाएंगी? तो ऐसी मोटरें जो है हमारी पृथक उत्तेजना मोटरें कहलाती हैं। ठीक है, तो वही है, मतलब कि बाह्य स्रोत में डीसी सप्लाई को बाह्य स्रोत में जोड़ते हैं और ये परमानेंट जुड़े रहते हैं। अगर बाह्य स्रोत में डीसी सप्लाई नहीं दोगे तो ये मोटर हमारी स्टार्ट ही नहीं होती है, क्योंकि इसमें चुंबकत्व का गुण ही नहीं होता है। तो डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं जिससे हमारा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं जिसके कारण हमारी ईएमएफ उत्पन्न होगा तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो ये होता है पृथक उत्तेजना। तो ये सब चीज़ें तो हमने डीसी जनरेटर में ही पढ़ा रखी थी, ठीक है। स्वउत्तेजना और पृथक उत्तेजना क्या होती है, तो सब मोटरों के लिए वही चीज़ होगी, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं पिच फैक्टर की। किसकी बात करते हैं हम लोग, पिच फैक्टर की बात करते हैं। क्या होता है पिच फैक्टर, तो देखो एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो ये दोनों पोलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्थ और ये साउथ, ये है क्या, पोल है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये है क्या, हमारे पोल है। तो इन पोलों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, पोल पिच कहलाती है। इन पोलों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पोल पिच बोलते हैं। यानी पिच का मतलब हो गया एक तरह से दूरी, पिच का मतलब क्या हो गया, एक तरह से दूरी हो गया, ठीक है। तो दो पोल है तो दोनों पोलों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, दो पोल हैं तो दोनों पोलों के बीच की दूरी को बोलेंगे पोल पिच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल पिच बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो पोल हैं नॉर्थ और ये साउथ, तो इनके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, पोल पिच बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो ये हमारी कॉइल है, ये देखो कॉइल बनाई हमने, ठीक है। ये कॉइल बना दी है। तो कॉइलों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, कॉइलों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, कॉइल पिच बोलते हैं, ठीक है। कॉइलों के बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग कॉइल पिच बोलते हैं, ठीक। तो कॉइलों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, कॉइल पिच बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो दो कॉइलें हैं, ये दो कॉइल हैं, एक कॉइल ये एक कॉइल ये, ठीक है। तो इनकी बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो इनकी बीच की दूरी को हम लोग कॉइल पिच या फिर क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन बोलते हैं, ठीक है। इनकी बीच की दूरी को हम लोग कॉइल पिच या फिर क्या बोलेंगे, कॉइल स्पैन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो कि फुल पिच किसे कहते हैं, फुल पिच किसे कहते हैं, तो जब डिस्टेंस हमारी पोल पिच और कॉइल स्पैन दोनों की डिस्टेंस क्या सेम है, इसकी भी डिस्टेंस सेम है, जितनी है उतनी ही डिस्टेंस पोल पिच की है। यानी कि पोल पिच की डिस्टेंस और कॉइल पिच या फिर इसको बोलो कॉइल स्पैन, दोनों की डिस्टेंस अगर बराबर हो जाती है, दोनों की डिस्टेंस अगर बराबर हो जाती है तो हमारी कौन सी पिच कहलाएगी, वो फुल पिच के नाम से जाना जाता है उसको। किस नाम से जाना जाता है, तो उसको फुल पिच के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है तो इसे फुल पिच के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब देखो, अब जैसे कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इनके बीच की दूरी को तो पोल पिच कहेंगे। अब देखो जो कॉइल है हमारी, ये जो कॉइल है वो क्या है, छोटी है, किससे, पोल पिच से डिस्टेंस। तो देखो दोनों कॉइलों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, कॉइल पिच बोलते हैं या फिर कॉइल स्पैन बोलते हैं। तो देखो कॉइल पिच की जो डिस्टेंस है वो कम है, किससे, पोल पिच से। कॉइल पिच की जो डिस्टेंस है वो हमारी कम है, किससे, पोल पिच से कम है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी कि जब कॉइल पिच पोल पिच से छोटा होगा, जब हमारी कॉइल पिच जो है वो पोल पिच से छोटा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट पिच के नाम से जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट पिच के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कॉइल पिच पोल पिच से छोटा होता है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग शॉर्ट पिच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट पिच के नाम से जानते हैं। अब देखो हम लोग पहली कॉइल है ये पहली कॉइल है, ये हमारी दूसरी कॉइल है, ठीक है। ये पहली कॉइल है और ये हमारी दूसरी कॉइल है, ठीक है। तो ये दो कॉइलें हैं। तो मान लो पहली कॉइल में जो उत्पन्न ईएमएफ है वो मान लो E1 है और दूसरी कॉइल में जो उत्पन्न ईएमएफ है वो हमारा क्या है, E2 है। तो ये दोनों ईएमएफ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ये दोनों ईएमएफ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तुमने E1 बराबर E2 बराबर क्या मान लिया, E मान लिया। क्या मान लिया हमने, E1 बराबर E2 बराबर क्या मान लिया हमने, E मान लिया। ठीक है, तो देखो किसी कॉइल के दोनों साइड में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के सदिश योग या बीजगणितीय योग के अनुपात को क्या बोलते हैं, पिच फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच फैक्टर बोलते हैं, यानी कि केपी। केपी का मतलब होता है पिच फैक्टर, पिच फैक्टर। ठीक है, तो पी से हो गया पिच फैक्टर। तो किसी कॉइल के दोनों साइड में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के सदिश योग या बीजगणितीय योग के अनुपात को क्या बोलते हैं, पिच फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, किसी कॉइल के दोनों साइड्स में, किसी कॉइल के दोनों साइड्स में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के इनका सदिश योग करो या फिर बीजगणितीय योग करो। ठीक है, इसके अनुपात को हम लोग क्या बोल देंगे, पिच फैक्टर बोलेंगे। तो पिच फैक्टर के पी बराबर क्या हो जाएगा, 2E, क्योंकि दो है, 1 2 2 है, तो 2E कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2E और 2E आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, के पी बराबर कॉस अल्फा बाई 2। क्या बनेगा, कॉस अल्फा बाई 2। यानी कुल मिला के हमको पता चल गया कि पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। पिच फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा बाई 2 होता है। क्या होता है, कॉस अल्फा बाई 2, ये हमारा पिच फैक्टर का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, पिच फैक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये देखो फैक्टर है, हमने कहा था फैक्टर जिसमें भी आ जाए नाम जुड़ के, जिसमें भी फैक्टर आ जाए तो उसमें उसका मात्रक क्या होता है, वो उसका कोई भी मात्रक नहीं होता, वो मात्रक विहीन राशि होती है। ठीक है, जिस नाम के आगे फैक्टर जुड़ जाए, जिस नाम के, ठीक है, आगे फैक्टर जुड़ जाए तो इसका मतलब कि उसमें कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो ये जो पिच फैक्टर, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये यह क्या है, मात्रक विहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, यह मात्रक विहीन राशि होती है। इसका जो मान है सदैव क्या होता है, 1 से क्या होता है, कम होता है। इसका जो मान होता है वो सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, तो इसका जो मान होगा वो सदैव क्या होता है, 1 से क्या होता है, कम होता है। इसका मान सदैव 1 से कम होता है। तो याद रखना कि पिच फैक्टर का जो मान होता है वो सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है, क्योंकि कॉस अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 हो गया। क्या हो गया, अल्फा बाई 2। और कॉस का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस का मैक्सिमम मान होता है 1, लेकिन कभी भी 90 डिग्री पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के याद रखो कि जो केपी है, पिच फैक्टर है, उसका जो मान है वो सदैव क्या होता है, 1 से क्या होता है, कम ही आता है। अब देखो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बराबर होता है पोल पिच माइनस का वास्तविक पिच बटे में पोल पिच इंटू 180 डिग्री। ये होता है अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, कि पोल पिच में अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा बराबर होता है पोल पिच माइनस का वास्तविक पिच बटे में पोल पिच इंटू 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, वह गुणक जिससे प्राप्त विद्युत वाहक बल को गुणा करने पर सही विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सके उसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब कि वह गुणक मतलब जिसका गुणा करने पर हमें सही से सही विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, सही विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वह उस गुणक को क्या बोलते हैं, तो उस गुणक को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलते हैं। तो उस गुणक को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोला जाता है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, वह गुणक जिससे प्राप्त विद्युत वाहक बल को गुणा करने पर सही विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, के डी। डी से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर।
ठीक है। तो के डी बराबर क्या होता है, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन में एन साइन बीटा बाई टू। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, के डी बराबर होता है साइन एन बीटा बाई टू अपॉन में एन साइन बीटा बाई टू होता है। जहाँ एन क्या है, एन क्या है, प्रति फेज पोल में खांचों की संख्या, यानी कि प्रत्येक फेज में पोलों की संख्या कितनी है, ये होता है हमारा क्या, एन। प्रत्येक पोल में लिखा है ना, प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या, यानी प्रत्येक फेज में, ठीक है, या फिर प्रत्येक पोल में खांचों की संख्या कितनी है, ये हमारा क्या दर्शाता है, एन दर्शाता है। ठीक है। तो देखो बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होता है 180 डिग्री बटे कॉइल स्पैन। बीटा बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बटे कॉइल स्पैन होता है। ठीक है। तो कॉइल स्पैन मतलब कि खांचों की संख्या बटे पोलों की संख्या, खांचों की संख्या बटे पोलों की संख्या लिखा नहीं है, प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या, यानी कि प्रति लगा हुआ है, यानी कि बटे में आएगा ये पोलों की संख्या। तो वही देखो बटे में आया पोलों की संख्या, कॉइल स्पैन का फॉर्मूला खांचों की संख्या बटे में पोलों की संख्या, खांचों की संख्या और प्रति लिखा हुआ है, तो प्रति जिसके साथ लगा होता है वो हमेशा क्या आता है, नीचे आता है। ठीक है। जिस हिसाब से बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड, तो सेकेंड के साथ प्रति आया है, तो प्रति कहाँ गया, सेकंड कहाँ गया, नीचे आ गया। जिसके साथ प्रति लगा होता है वो नीचे आता है। तो वही देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या। ठीक है। तो कॉइल स्पैन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, खांचों की संख्या बटे में पोलों की संख्या। तो बीटा बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बटे कॉइल स्पैन। तो 180 डिग्री बटे कॉइल स्पैन का फॉर्मूला लिखा, खांचों की संख्या बटे में पोलों की संख्या। तो बटे वाली चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 180 डिग्री इंटू पोलों की संख्या अपॉन में क्या हो जाएगी, खांचों की संख्या। तो ये हमारा बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बीटा का भी फॉर्मूला मालूम पड़ गया और अल्फा का भी मालूम हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो कॉइल स्पैन होता क्या है, कॉइल स्पैन क्या होता है कि प्रति पोल खांचों की संख्या को कॉइल स्पैन बोलते हैं। वही चीज़ ऊपर वाली डेफिनेशन दोहरा दी है। ठीक है। प्रति पोल खांचों की जो संख्या है उसी को वो क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन बोलते हैं। यानी प्रति पोल में खांचों की संख्या कितनी है, यानी कि प्रत्येक पोल में खांचों की संख्या कितनी है, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन बोलते हैं। स्पैन का मतलब एक तरह से हमारा डिस्टेंस है। जैसे मान लो दो खंभे हैं, एक खंभा ये है, दूसरा खंभा ये, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग स्पैन बोलते हैं। इनकी बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम लोग स्पैन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो बात करते हैं अल्टरनेटर के विद्युत भाग बल के बारे में बात करते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटर के विद्युत भाग बल के बारे में बात करते हैं। देखो पार्ट 4 यहाँ लिख गया है, जो कि पार्ट 3 है ये। ठीक है। मतलब वीडियो का पार्ट 3 नहीं है, थ्योरी का पार्ट 3 है जो लिखा हुआ है। तो पार्ट 8 हटा दो, चाहे डायरेक्ट नोट करना है। ठीक है। तो अल्टरनेटर में विद्युत भाग बल का समीकरण क्या होता है, ये जो पूरी गाथा करी है हमने, ये तो डेरिवेशन है एक तरह से। तो तुमको याद क्या रखना है, सीधा ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है। 4.445 FT KP KT, KP क्या है पिच फैक्टर और KT क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अल्टरनेटर में विद्युत भाग बल का समीकरण क्या बन जाएगा, 4.445 FT KP इंटू KT। ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ें हैं। बाकी डेरिवेशन कैसे हुआ है वो चीज़ ज़रा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो ई एवरेज, यानी कि जो ईएमएफ होता है उसका एवरेज निकालना है। ठीक है। तो ई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, समय के सापेक्ष। ठीक है। तो अल्टरनेटर का विद्युत भाग बल क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन बटे में क्या होता है, समय में परिवर्तन। तो ई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन में डी टी। ई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन में डी टी। डी फाई मतलब फ्लक्स में परिवर्तन और डी टी मतलब समय में परिवर्तन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। डी फाई क्या होता है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन होता है यानी प्रति पोल में। ठीक है। क्योंकि पोलों पर निर्भर, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है पोलों पर निर्भर करता है। तो डी फाई बराबर क्या होता है, पी फाई होता है।
पी का मतलब क्या हो गया, पोल। ये फ्लक्स हमारा पोल में ही उत्पन्न होता है, ठीक है, क्योंकि डी फाई पोलो पर जो है निर्भर करता है। डी फाई जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, पोलो पे निर्भर करता है। मतलब डी फाई बराबर क्या होता है, पी फाई होता है, ठीक है। और ये जो डी टी होता है ना, जो समय में परिवर्तन है डी टी, ये किसके बराबर होता है, 60/n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 60/n, जहाँ n क्या होती है, स्पीड होती है। स्पीड होती है वो भी किस में, आरपीएम में, रेगुलेशन पर मिनट, ठीक है। स्पीड किस में होती है, आरपीएम में होती है। तो वही चीज़ लिखा है कि डी टी जो है वो 60/n के बराबर होता है। डी टी किसके बराबर होता है, 60/n के बराबर होता है, ठीक है। और हमें ये पता है कि किसी भी कोई मोटर कोई भी हो तो उसमें फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एफ बराबर होता है Pn/120। एफ बराबर क्या होता है, Pn/120। तो यहाँ से एन का फॉर्मूला निकाल लिया। एन बराबर क्या हो जाएगा, 120 इंटू एफ बटे में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमें स्पीड का फॉर्मूला निकाल लिया यहाँ से। तो एन बराबर क्या हो जाता है, 120 एफ बटे पी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डी फाई की भी मान पता चल गया और डी टी का भी मान पता चल गया, ठीक है। तो देखो लिखते हैं ज़रा, डी फाई की जगह पे क्या लिख देंगे, पी फाई, और डी टी की जगह पे क्या लिख देंगे, 60/n। तो लिख दिया हमने, देखो ये चीज़ लिख दी। और 60 और एन बराबर क्या है, एन बराबर क्या है, 120 है बटे पी, ठीक है। तो ये देखो एन जो है कहाँ जाएगा, ये 60/n है, एन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये हमारा ऊपर जाएगा और एन का मान क्या है, 120 है बटे पी। एन का मान रख दिया तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ई एवरेज बराबर बच जाएगा 2πf। ई एवरेज बराबर क्या बचेगा, 2πf बचेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग एवरेज वोल्टेज निकाल रहे हैं। ई क्या है, हमारा ईएमएफ है। ई हमारा क्या होता है, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज। तो एवरेज हमने ईएमएफ निकाला तो यानी कि 2πf निकला। एवरेज ईएमएफ निकाला तो हमारा क्या निकला, 2πf निकला, ठीक है। आरएमएस निकालने का फॉर्मूला हमको पता है। आरएमएस निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमको पता है कि ई आरएमएस बराबर क्या होता है, ई आरएमएस बराबर होता है ई एवरेज बटे में फॉर्म फैक्टर। ई आरएमएस बराबर क्या होता है, ई एवरेज बटे में फॉर्म फैक्टर होता है, सॉरी मतलब मल्टीप्लाई में। ई आरएमएस बराबर क्या होता है, ई एवरेज इंटू फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक है। और ई एवरेज का मान रख दो इसमें, इस समीकरण में। ई एवरेज का मान हमको मालूम है कितना है, 2πf है, रख देते हैं। और फॉर्म फैक्टर का मान तो फिक्स होता है, कितना होता है, 1.11 होता है। तो ई आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा, 2πf इंटू 1.11, ठीक है। ये आरएमएस वैल्यू निकली है, ये ई आरएमएस वैल्यू निकली है किसके लिए, एक चालक तार में। एक चालक तार में ये आरएमएस की वैल्यू निकली है 2πf इंटू 1.11, जब एक चालक हो। इसी प्रकार से जब हमारे जेड चालक हों, इसी प्रकार से यदि हमारे जेड चालक हों, ठीक है, तब क्या होगा, अगर जेड चालक हों, ठीक है, तो जेड चालक में विद्युत भागबल क्या हो जाएगा, जेड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, 2, ये 1.11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.22 और इंटू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने मान लिया जेड चालक है और प्रत्येक कॉइल में क्या होता है, अगर टी टर्न हो, प्रत्येक कॉइल में अगर टी टर्न हो तो चालक हमारे कितने हैं, जेड है। चालक कितने हैं, जेड है। और प्रत्येक चालक में 2 टर्न है, यानी कि एक कॉइल में 2 चालक होते हैं। टी टर्न है तो इसी प्रकार से क्या होगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो ई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, 4.445f क्या हो जाएगा, 5f हो जाएगा, क्योंकि जेड बराबर 2t होता है। तो इसमें 2t का मतलब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 और ये 2.22 मिलकर क्या हो जाएगा, 4.44 और 5f, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है, 2t। तो जेड की जगह पे क्या लिख देंगे, 2t होता है। जेड की जगह पे क्या लिख देंगे, जेड की जगह पे लिख देंगे 2t, क्योंकि एक कॉइल में कितने चालक होते हैं, 2 चालक होते हैं। एक कॉइल में कितने चालक होते हैं, 2 चालक होते हैं। तो ई आर एम एस बराबर बन जाएगा 4.445f, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब फैक्टर का अगर मेंशन करेंगे
तो ई आर में से बराबर क्या निकलेगा 4.44 के पी इंटू के टी। तुम समझ रहे हो कि पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है यार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बकवास हैं एक तरह से देखी जाए चीज़ें, ये डेरिवेशन का रूप है, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो केवल इसमें तुम्हें याद करने लायक क्या चीज़ मिली, केवल ये चीज़ मिली याद करने लायक चीज़ें कि अल्टरनेटर में उत्पन्न विद्युत भाग बल का समीकरण क्या होता है 4.44 के पी इंटू के टी होता है, जहाँ के पी क्या होता है पिच फैक्टर होता है और के टी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। तो अल्टरनेटर में उत्पन्न विद्युत भाग बल का समीकरण क्या हो जाएगा 4.44 के पी इंटू के टी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की, बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि विभव नियामक की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं, यानी कि विभव नियामक की बात करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है वी एन एल माइनस का वी एफ एल अपॉन में वी एफ एल इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है वी एन एल माइनस का वी एफ एल अपॉन में वी एफ एल इंटू 100, ठीक है। सब चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं। जहाँ वी एन एल क्या होता है नो लोड वोल्टेज होता है, वी एफ एल क्या होता है हमारा फुल लोड वोल्टेज होता है। अब देखो सिंक्रोनाइजेशन की विधियाँ क्या होती हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन की जो विधियाँ हैं वो क्या है हमारी, यदि एक अल्टरनेटर के द्वारा पूर्ण लोड को वहन नहीं किया जा सकता है, यदि एक अल्टरनेटर के द्वारा पूर्ण लोड को वहन नहीं किया जा सकता है, या फिर उस अल्टरनेटर प्रतिस्थापन करना हो, तो यदि उस अल्टरनेटर को प्रतिस्थापन यानी हटाना हो, तो उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया एक नया अल्टरनेटर जोड़ने की विधि को क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। देखो सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, ठीक है, औरल भाषा में समझ लो। जैसे कि मान लो हमारी मोटर है, अल्टरनेटर है, अगर वो अल्टरनेटर जो है डैमेज हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, डैमेज का मतलब कि कम विद्युत वाहक बल दे रहा है, ठीक है। तो उस विद्युत वाहक बल के मान को बढ़ाने के लिए, उस विद्युत वाहक बल के मान को बढ़ाने के लिए हम दूसरा अल्टरनेटर लगाएंगे, वो भी किस में लगाएंगे? पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तो इसी के पैरेलल में हम लोग दूसरा अल्टरनेटर लगा के हम लोग अपना ईएमएफ के मान को बढ़ा लेते हैं। या फिर क्या है कि जैसे कि अल्टरनेटर अगर हमको बदलना है, अगर अल्टरनेटर हमको सप्लाई हमारी चालू रहे और अल्टरनेटर हमारे बदलना है, ठीक है, यानी आउटपुट में जो जैसे कि मान लो ट्रेनें चलती हैं, तो कभी देखा है क्या ट्रेन कभी रुक जाती है? ट्रेन की लाइट कभी जाती है? कभी नहीं जाती है, ठीक है। तो जो गाड़ियाँ ट्रेन चलती है उनकी लाइट कभी नहीं जाती है, उसका रीज़न होता है कि जैसे मान लो अगर उसमें लोड शिफ्ट भी करना है, तो उसमें क्या होता है समांतर क्रम में हम लोग दूसरा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। दिखाएंगे तुमको किसी दिन, ठीक है, ये मोबाइल में ही दिखाएंगे, वीडियो बना के लाएंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, मतलब कि कुल मिला के इतना याद रखो कि अगर कोई तुम्हारी मोटर है, अल्टरनेटर है, अगर वो डैमेज हो गई, कम विद्युत भाग बल दे रही है, तो उस विद्युत भाग बल के मान को बढ़ाने के लिए हम लोग दूसरा अल्टरनेटर यूज करते हैं। तो किस में यूज करेंगे? उसको समांतर क्रम में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, तो इसी विधि को क्या बोल दिया गया है? समांतर समांतर क्रम में समांतर क्रम में अल्टरनेटर को लगाना, समांतर क्रम में अल्टरनेटर को लगाना ही क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। तो देखो यही चीज़ लिखी है यहाँ पे, यदि एक अल्टरनेटर के द्वारा पूर्ण लोड वहन नहीं किया जा सकता है, मतलब पूरा लोड नहीं उठा पा रहा है, ठीक है, या फिर उस अल्टरनेटर को प्रतिस्थापन करना हो, या फिर उस अल्टरनेटर को हमको हटाना है, ठीक है, तो उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया एक नया अल्टरनेटर को, ठीक है, तो उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया एक नया अल्टरनेटर को जोड़ने की विधि को क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। इसके जोड़ने की विधि को ही क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो पहले से अल्टरनेटर लगा उसको क्या बोलते हैं? रनिंग मशीन बोलते हैं। जो पहले से हमारा अल्टरनेटर लगा हुआ है उसको बोलते हैं रनिंग मशीन, ठीक है।
और जो नया है अल्टरनेटर है जो जुड़ने वाला है उसको बोलते हैं इनकमिंग मशीन, मतलब आ रहा है वो, ठीक है, इनकमिंग मशीन। अब देखो सिंक्रोनाइजेशन की कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं सिंक्रोनाइजेशन करने की। सिंक्रोनाइजेशन करने की कुछ शर्तें होती हैं। क्या क्या शर्तें होती हैं कि जैसे मान लो जो रनिंग मशीन है और जो इनकमिंग मशीन है, तो दोनों मशीनों का जो फेज क्रम है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे पहले का फेज क्रम RYB है तो दूसरे का भी फेज क्रम RYB ही होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि पहले का फेज RYB हो और दूसरे का फेज RYB ऐसे है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं YRB हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले का भी फेज क्रम RYB तो दूसरे वाले का भी RYB ही फेज क्रम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पहली शर्त हो गई हमारी कि दोनों मशीन, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो सिंक्रोनाइजेशन की मुख्य शर्त क्या है कि दोनों मशीनों का फेज क्रम क्या होना चाहिए, हमारा समान होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए कि दोनों मशीनों ने इनकमिंग और रनिंग मशीन, इन दोनों मशीनों की आवृत्ति भी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। और दोनों मशीनों का जो फेज विभव है, फेज विभव जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। दोनों मशीनों का जो फेज विभव है वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो जो अल्टरनेटर की जो रेटिंग है उसको हम KVA या फिर MVA में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटर की रेटिंग को KVA या फिर MVA में नापी जाती है, ठीक है। अल्टरनेटर की जो रीडिंग को है हम लोग KVA या फिर MVA में नापते हैं। तो अल्टरनेटर की रीडिंग को किस में नापते हैं, अल्टरनेटर की रीडिंग को KVA या फिर MVA में नापते हैं। KVA का मतलब हो गया किलो वोल्ट एम्पियर और MVA का मतलब हो गया मेगा वोल्ट एम्पियर। अब देखो सिंक्रोनाइजेशन की विधियाँ हैं, कितनी प्रकार से सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली विधि होती है डार्क लैंप विधि, दूसरी विधि होती है ब्राइट लैंप विधि, तीसरी विधि होती है डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि और चौथी विधि हमारी होती है सिंक्रोनोस्कोप विधि। चौथी विधि कौन सी होती है हमारी, सिंक्रोनोस्कोप विधि होती है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन की विधियाँ हैं, पहली विधि है हमारी डार्क लैंप विधि, दूसरी विधि हमारी होती है ब्राइट लैंप विधि और जो तीसरी विधि होती है उसको बोलते हैं डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि और जो चौथी विधि होती है उसको बोलते हैं सिंक्रोनोस्कोप विधि बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डार्क लैंप विधि। किसकी बात करते हैं हम लोग, डार्क लैंप विधि की बात करते हैं। देखो हमारे लैंप लगे हुए हैं, एक लैंप लगा है R में, दूसरा लैंप लगा है, ठीक है, B में और तीसरा लैंप लगा है Y में, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारी देखो रनिंग मशीन है जो पहले से मशीन लगी थी, ठीक है। ये हमारी कौन सी रनिंग मशीन, जो मशीन चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है कि हम लोग चेक कर रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन की विधियाँ, सिंक्रोनाइजेशन की ये विधियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी ये इनकमिंग मशीन है, ये कौन सी मशीन है हमारी, इनकमिंग मशीन है, ठीक है। तो हमारा सिंक्रोनाइजेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करने की विधि है ये। एक लैंप ये लगा है, दूसरा लैंप ये लगा है और तीसरा लैंप हमारा ये लगा हुआ है। तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे पूछा जाएगा कि डार्क लैंप विधि में यदि बल्ब जलते बुझते रहते हैं, यानी कि 3 लैंप लगे हुए, 3 बल्ब लगे हुए, ये पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब। तो कहता है कि डार्क लैंप विधि में अगर यदि बल्ब जलते बुझते रहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण यही हो सकता है कि जो नई वाली मशीन जो आई है, इनकमिंग मशीन आई है, उसकी आवृत्ति में क्या है, अंतर है, यानी कि जो आवृत्ति है वो हमारी सेम नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्क लैंप विधि में यदि बल्ब एक साथ जलते बुझते नहीं हैं, इसमें था कि बल्ब जलते बुझते रहते, मतलब एक साथ जलते बुझते रहते, कह रहा यदि बल्ब एक साथ जलते बुझते नहीं है, आगे पीछे जलते बुझते हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो उसका कारण हो सकता है कि फेज क्रम में क्या हो गया हो, अंतर हो गया हो। उसका कारण क्या हो सकता है कि फेज क्रम में क्या हो गया हो, अंतर हो गया हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यदि बल्ब धीमे जले, यदि बल्ब जो है धीमे जलते हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है, यदि बल्ब धीमे जलते हैं तो इसका कारण यही हो सकता है कि विभव में क्या हो, अंतर हो, ठीक है। यदि बल्ब धीमे जलते हैं, यदि बल्ब धीमे जलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि विभव में क्या है, अंतर है,
ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा था यदि बल्ब जलते नहीं है तो इसका मतलब क्या है यार, कौन सी विधि है तुम्हारी? डार्क लैम्प विधि। डार्क का मतलब ना जलना। अगर तीनों में से कोई बल्ब नहीं जलते इसका मतलब कनेक्शन हमारा क्या है, ओके है। ठीक है, तो इसका मतलब कनेक्शन हमारा ठीक है, ओके है। और जब कनेक्शन ठीक है तो हम क्या करेंगे, टीपी स्विच को ऑन कर देंगे। टीपी स्विच यानी कि ट्रिपल पोल। टीपी का मतलब होगा ट्रिपल पोल स्विच। ट्रिपल पोल स्विच को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। क्योंकि विधि हमारी कौन सी, डार्क लैम्प विधि। यानी कि डार्क लैम्प विधि में सारे बल्ब हमारे क्या होने चाहिए, बुझे होने चाहिए। जब तीनों में से कोई बल्ब नहीं जलेगा इसका मतलब हमारा कनेक्शन ठीक है। लेकिन ये जो विधि होती है बेकार होती है। क्यों? जैसे कि मान लो कि एक बल्ब हमारा फ्यूज है तो हमको पता ही नहीं चलेगा डार्क लैम्प विधि में, क्योंकि ये तो बल्ब हमारा फ्यूज है। तभी हम कह देंगे बल्ब नहीं चल रहा है, इसका मतलब कनेक्शन हो सके ओके। तो ये विधि जो होती है बेकार होती है। ठीक है, तो ये डार्क लैम्प विधि हो गई। दूसरी हमारी आती है ब्राइट लैम्प विधि। कौन सी आती है, ब्राइट लैम्प विधि। नाम से ही क्लियर है, ब्राइट लैम्प विधि यानी कि सारे बल्ब जब जलेंगे, ठीक है, जब हमारे तीनों बल्ब जलेंगे तब हमारा कनेक्शन इसमें क्या होगा, ओके होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें बल्ब को अलग अलग फेज में लगाते हैं। देखो एक देखो आर में अलग लगा है, ठीक है, वाई में अलग लगा है और बी में अलग लगा है। ठीक है, तो अलग अलग फेज में हम लोग बल्ब लगाते हैं। तो ये हमारी रनिंग मशीन हो गई, ये इनकमिंग मशीन हो गई। तो इसमें भी वही तीनों क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले सेम और सेम आंसर भी। यदि बल्ब जलते बुझते रहते इसका मतलब आवर्ती में अंतर है। यदि बल्ब एक साथ जलते बुझते नहीं इसका मतलब क्या अंतर हो सकता है कि फेज क्रम में अंतर हो, यानी कि जो इनकमिंग मशीन उसका फेज क्रम सही नहीं है। ठीक है, यदि बल्ब धीमे जलते हैं तो इसका मतलब क्या है, विभव में अंतर है। यदि बल्ब धीमे जलते हैं तो इसका मतलब क्या है, विभव में अंतर है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन, यदि बल्ब जलते रहते हैं, यदि बल्ब जलते रहते इसका मतलब कनेक्शन क्या है, ठीक है। इसका मतलब कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो टीपी स्विच को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, ट्रिपल पोल स्विच को। ठीक है, तो देखो ब्राइट लैम्प विधि डार्क लैम्प विधि से अच्छी होती है। ब्राइट लैम्प विधि जो है वो डार्क लैम्प विधि से अच्छी होती है, क्योंकि अगर बल्ब हमारा फ्यूज होगा, अगर बल्ब हमारा फ्यूज होगा तब भी हम डार्क लैम्प विधि में बोल देंगे कि कनेक्शन क्या है, ओके है। ठीक है, अगर बल्ब हमारा फ्यूज भी होगा तब भी डार्क लैम्प विधि में क्या बोल देंगे, कनेक्शन ओके। ठीक है, क्योंकि डार्क लैम्प विधि में क्या बोल देखना है हमको, कनेक्शन अगर सही होगा तो क्या होगा, तीनों बल्ब हमारे जलेंगे नहीं। हमारा फ्यूज ऑटोमेटिक, तीनों बल्ब मान लो फ्यूज है और चेक किया हमने, कह दिया अच्छा नहीं जल रहे बल्ब, इसका मतलब कनेक्शन ठीक है। और ट्रिपल पोल को ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ब्राइट लैम्प विधि हमारी क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि हम इसमें कनेक्शन ओके कब बोलेंगे, जब हमारे तीनों बल्ब जलेंगे। ठीक है, तीसरी विधि होती है हमारी कौन सी, डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि। तीसरी विधि कौन सी होती है, डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि होती है। ठीक है, तो तीसरी विधि कौन सी है, डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि होती है। इस विधि में 2 ब्राइट लैम्प तथा एक डार्क लैम्प का यूज करते हैं। इस विधि में किसका यूज करते हैं, डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि में 2 ब्राइट लैम्प तथा एक डार्क लैम्प का यूज करते हैं। इस विधि में 2 ब्राइट लैम्प तथा एक डार्क लैम्प का यूज करते हैं। इस विधि में 2 ब्राइट लैम्प तथा एक डार्क लैम्प का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी इसमें। तो देखो, तो इसका फिगर पहले देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा फिगर होता है। ठीक है, ये जो लैंप है, एक लैंप, दो लैंप, तीन लैंप। ठीक है, एक लैंप को क्या जोड़ते, एक लैंप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लैंप को हम लोग एक फेज में जोड़ देते हैं। ठीक है, और बाकी के जो 2 लैंप हैं, बाकी के जो 2 लैंप हैं वो क्या ब्राइट विधि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ब्राइट विधि मतलब एक लैंप 2 फेज से जुड़ा हुआ है। एक लैंप देखो ये है, ये एक ये देखो आर से जुड़ा हुआ है, एक हमारा ये वाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो लैंप है ये हमारा एक वाई से जुड़ा हुआ है और एक हमारा आर से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो तीसरा लैंप है ये हमारा केवल बी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस विधि में डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि में
दो हमारे ब्राइट लैंप होते हैं, दो कौन से होते हैं, ब्राइट लैंप होते हैं, ठीक है। और एक हमारा कौन सा लैंप होता है, एक हमारा होता है डार्क लैंप होती है, एक क्या होता है, डार्क लैंप होता है, ठीक है। एक तो होता है डार्क लैंप और दो हमारे कौन से होते हैं, ब्राइट लैंप होते हैं, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या इस विधि में एक ब्राइट लैंप तथा दो डार्क लैंप यूज कर सकते हैं, क्या इस विधि में एक ब्राइट तथा दो डार्क लैंप यूज हो सकते हैं। अब तुम ही सोचो, कह रहा है कि एक ब्राइट और दो डार्क, अगर हम दो डार्क बनाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हमको डार्क बनाना पड़ेगा, ब्राइट बचेगा नहीं। अगर हमने दो ब्राइट बना दिए तो तीसरा भी हमारा क्या बन जाएगा, तीसरा भी अगर दो हमने डार्क बना दिया, अगर दो हमने डार्क बना दिया तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा। देखो कैसे, मतलब ये हमारा डार्क था, ठीक है। इस वाले बल्ब को भी अगर हम डार्क करते हैं, इस वाले बल्ब को भी अगर डार्क करते हैं, मतलब कि ये एक तार ये, ठीक है, तो तीसरा वाला बल्ब है तो इसको भी हमें डार्क ही करना पड़ेगा, इसको हमें इसी से जोड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो वही देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पूछा जाएगा क्या इस विधि में एक ब्राइट तथा दो डार्क लैंप का यूज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन में दो डार्क हो जाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तीसरा ऑटोमेटिक हमारा डार्क ही बन जाएगा, तो तीसरा ऑटोमेटिक डार्क ही बचेगा, ठीक है। तो इस कनेक्शन में हम लोग एक ब्राइट तथा दो डार्क लैंप विधि का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो डार्क हो जाने के कारण तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, डार्क ही हो जाएगा, ठीक है। तो डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि में क्या होता है कि दो ब्राइट लैंप और एक डार्क लैंप का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो चौथी विधि आती है हमारी सिंक्रोनाइजेशन की, ये हमारी कौन सी विधि है, चौथी विधि है। तो चौथी विधि हमारी सिंक्रोनोस्कोप विधि, ठीक है। तो इस विधि में क्या करते हैं, इसमें टू फेज इंडक्शन मोटर की आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है, टू फेज इंडक्शन मोटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये देखो हमारा टू फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। ये हमारा बस बार से सप्लाई इधर आई है, ठीक है, बस बार से, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कनेक्शन का हमारा जो बस बार है उसी की वाइंडिंग है ये, ठीक है। ये जो है रेड कलर का बना हुआ है, ठीक है, जो अंडर रेड कलर की जो वाइंडिंग बनी है इसको बोलते हैं रोटर की वाइंडिंग बोलते हैं। कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं, रोटर की। और ये जो वाइंडिंग है इसको बोलते हैं स्टेटर की वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या दे दिया, रोटर को मेन सप्लाई दे दिया है, यहाँ से मेन सप्लाई दे दिया है, ठीक है। और ये जो है हमारा संकेतक है, ये क्या है, संकेतक है, संकेत देने वाला होता है। जैसे नहीं देखते हो सुई होती है, जैसे मान लो वोल्टेज ज़्यादा हुआ इधर चला गया, कम हुआ तो इधर से चला गया, जो स्टेबलाइजर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, संकेतक का काम करता है। ये किसका काम करता है, संकेतक का। अगर मान लो संकेतक इस तरफ गया तो इसका मतलब संकेतक हमारा फास्ट है, अगर संकेतक इस तरफ गया तो इसका मतलब संकेतक जो है हमारा स्लो है, यानी कि जो मोटर हमारी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, अगर संकेतक स्लो की तरफ जा रहा है इसका मतलब आवृत्ति कम हो रही है, अगर संकेतक जो है स्लो की तरफ जा रहा है इसका मतलब आवृत्ति कम को इंगित करता है, अगर यही संकेतक फास्ट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब आवृत्ति अधिक को इंगित करता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये नाम याद रखना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं था सिंक्रोनोस्कोप विधि में, ठीक है। तो मतलब कि ये याद रखना है कि सिंक्रोनाइजेशन की चार विधियाँ होती हैं, चार विधियों में एक सिंक्रोनोस्कोप विधि भी होती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट इसमें कौन सी थी, 2 नंबर वाली ब्राइट लैंप विधि, और 3 नंबर वाली भी सही थी वैसे। अब देखो लोड को शिफ्ट करना, लोड को कैसे शिफ्ट करोगे, ठीक है। लोड को कैसे शिफ्ट करोगे, मतलब एक रनिंग मशीन हो गई, एक इनकमिंग मशीन हो गई, तो ये जो इनकमिंग मशीन है इसको कैसे शिफ्ट करोगे, ठीक है, इसको कैसे पैरेलल में लगाओगे, उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि रनिंग मशीन को ईंधन को धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। जो रनिंग मशीन है उसको हमें हटानी है तो उसके ईंधन को धीरे धीरे कम करेंगे, और जो इनकमिंग मशीन है उसके ईंधन को धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। जब इनकमिंग मशीन के ईंधन को बढ़ेगा, जब इनकमिंग मशीन में ईंधन बढ़ेगा तो यह लोड वहन करने लगेगा, लोड वहन करने लगेगा मतलब लोड को क्या करने लगेगा, उठाने लगेगा, ठीक है।
तो जब इनकमिंग मशीन में ईंधन बढ़ेगा तो यह लोड को वहन करने लगेगा। जैसे ही इनकमिंग मशीन पर लोड शिफ्ट होगा, जैसे ही इनकमिंग मशीन पर लोड शिफ्ट होगा तो इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जैसे ही इनकमिंग मशीन पर हमारा लोड शिफ्ट होगा तो इसका पावर फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका पावर फैक्टर हमारा घट जाएगा। ठीक है, इस पावर फैक्टर को फील्ड रेगुलेटर के द्वारा बढ़ाया जाता है। ये जो पावर फैक्टर है, इस पावर फैक्टर को जो है हम फील्ड रेगुलेटर से बढ़ा सकते हैं। तो इस पावर फैक्टर को फील्ड रेगुलेटर के द्वारा बढ़ाया जाता है। जब पूर्ण लोड शिफ्ट हो जाएगा, जब हमारा पूरा का पूरा लोड शिफ्ट हो जाएगा तो पावर फैक्टर का मान हमारा क्या हो जाता है, इकाई हो जाता है, यानी कि यूनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, यूनिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लोड शिफ्ट करने की बातें हो गई। ठीक है, अब अल्टरनेटर में अगर हानियाँ पूछेगा तो हानियाँ वही होंगी जो तुमको पढ़ाया हमने डीसी जनरेटर में। तो वही सारी हानियाँ हमारी अल्टरनेटर में भी होती हैं। वही सारी हानियाँ किस में होती है, अल्टरनेटर में भी होती है। मतलब हानियाँ एक बार पढ़ ली तो वो सारी मशीनों में काम आना है। जो हानियाँ पढ़ी हैं वो हमारी सारी मशीनों में काम आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा अल्टरनेटर का थ्योरी ख़त्म हो गई पूरी तरीके से। ठीक है, कौटिल्य सर की भी और अपनी कॉपी की भी थ्योरी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब देखो क्या करना है तुमको कि अब तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं अल्टरनेटर के। तो जो वीडियो है कौटिल्य सर वाली वो हमने तुम्हारे प्लेलिस्ट में ऐड कर दी अल्टरनेटर की। ठीक है, तो उस वीडियो को फिनिश करो और ये चैप्टर पूरा फिनिश करो और संडे को टेस्ट करो इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यही रखते हैं। चलो ठीक, बाय।